सपने पूरे करने के लिए हौसला चाहिए, रास्ते खुद बन जाएंगे अगर इरादा सच्चा हो। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयास करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आपका वोट वहां होता है और नतीजे रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे नतीजों के साथ विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। आज के मुद्दे भी बेहद खास हैं, बेहद अहम मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ही पलों में। ये लीजिए, मुद्दे आ भी गए। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे संभल में पुलिस चौकी जो बन रही है वो किन ईंटों से बन रही है। उन ईंटों से बन रही है जो दंगाइयों ने मंगवाए थे पुलिस पर चलाने के लिए, हिंदुओं पर चलाने के लिए। उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करके चौकी बनी है। भूमि पूजन सब कुछ वहां पर हुआ है, बड़े अच्छे से सारा काम किया गया पुलिस के द्वारा। ये बहुत देखने वाली, एकदम देखते ही बनेगी आपको ये कहानी। और फिर पटाखे जलाने पर हमला। अब जहां पर भी देखिए, ये जो कह लीजिए कि भाई जिहादी हैं, अब इनको पसंद नहीं आता कि कोई इनके त्योहारों के दौरान पटाखे अगर कोई बजा ले, और ख़ास तौर पर अगर वो हिंदू हो तो उसको छोड़ते नहीं। वो हमला इन्होंने किया है, लेकिन इन पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका विश्लेषण आपके सामने हम रखेंगे। कहाँ का मामला है जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये भी हमने आपको बताया, खालिस्तानी हमले की बात करेंगे। एस जयशंकर लंदन में जब थे तो कहां से कौन सा खालिस्तानी बाहर निकल कर आया अपने बिल से और गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और उसने तिरंगे, हमारे प्रिय तिरंगे झंडे को फाड़ने का प्रयास भी किया। पुलिस की मुस्तैदी से उसको रोक लिया गया, लेकिन अब रिएक्शंस दोनों तरफ से, सरकारों की तरफ से विरोध भी जताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम प्रेम उजागर हुआ है कर्नाटक सरकार का। एक कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर भी रिजर्वेशन होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। भाई कितने प्रतिशत, 4% की बात सामने आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया और क्या इसका विरोध किया जा रहा है, ये सारी बातें आपको जनमत में आज हम पूरी दिखाएंगे। चलिए, ये मुद्दे थे। अब आते हैं पहली खबर पर। पहली खबर का रुख करते हैं, लेकिन पहली खबर क्या है, एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आज आपको पहला मुद्दा हम बताते हैं। लगातार आपने ये दिन भर हमारे मुद्दे के बारे में जाना होगा। एक मुहिम छेड़ी है सुदर्शन न्यूज ने। दिल्ली सरकार की योजना पर सुदर्शन की मुहिम, सुदर्शन न्यूज की मुहिम है। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने चलाई है एक मुहिम। कौन सी मुहिम है? महिला सम्मान निधि पर खड़े किए बड़े सवाल किए और खड़े किए हैं। और क्या किए हैं? हमने बोला है कि बांग्लादेश रोहिंग्या को ना मिले 2500 रुपए। भाई, जो गाड़ी टैक्स की कमाई का पैसा है, भारत का पैसा है, वो बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को ना मिले, ये हमारी मांग है। एक से ज्यादा पत्नी वालों को लाभ क्यों मिले, ऐसे लोगों को क्यों मिले? 2 से ज्यादा बच्चे वालों को ये लाभ क्यों मिले, उनके लिए क्या ये 2500 रुपए होगा? ये हमारी मुहिम है। भारत माता की जय ना बोलने वालों की मदद क्यों की जाए, ये भी हमारा प्रश्न है। ये हमारी मुहिम है। हम चाहते हैं हर कोई हमारे साथ इसमें आए और संविधान को शरिया से ऊपर मानो तो लाभ लो। भाई, संविधान को अगर मानते हो तो आपको ये लाभ मिले। देशभक्तों के टैक्स से देशद्रोहियों को पैसा क्यों? बलिदानी सैनिकों के परिवार को मदद देनी चाहिए, दंगाइयों और विदेशी फंडिंग वालों को मदद नहीं देनी चाहिए। चलिए, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है, हमारी मुहिम है। हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ इस मुहिम में आएं और लगातार हम, चाहे आप ट्विटर के माध्यम से जुड़ें, चाहे आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ें, लेकिन आप समर्थन अपना दिखाएं और इस मुहिम में हमारे साथ आएं। ये हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया है, ये उसकी तस्वीर है। ये देखिए, तो हैशटैग मतलब 2500 रुपये ये जो है किसके लिए है, उसको लेकर देखिए। 2500 महिलाओं के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं है। ये शुक्रवार 7 मार्च को कार्यक्रम इस पर किया जाएगा और उसी से पहले ये हमारी मुहिम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जनमत में आपने इसको विस्तार से समझ लिया। अब चलिए, ब्रेकिंग न्यूज की बात है तो एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है हमारे पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अब राष्ट्रवादी हमारे युवकों ने एक और काम कर दिखाया है। हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर छावा मूवी को देखने के बाद हमारे राष्ट्रवादी हिंदूवादी युवकों ने कालिक पोत दी थी औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पर जो सड़क थी उन पर। और इस बार फिर
अकबर रोड पर कालिक पोत डाली है। हमारे जवानों ने अकबर रोड पर कालिक पोत डाली है। एक और मामला सामने आया है और ये देखिए, ये लेटेस्ट, मैं कहूंगा एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में राष्ट्रवादियों ने एक बार फिर बोर्ड पर कालिक पोती है और इस बार अकबर रोड पर कालिक पोती है और ये बड़ा, देखिए, बड़ा असर, ये देखिए, ये मुहिम जो है लगातार चलती जा रही है। और जब से मैं कहूंगा, हमने पहले भी उस दिन भी आपको बताया था कि हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का नाम होना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। हमारे युवाओं को उनके नाम से, उनके इतिहास से वंचित रखा गया और जब पता चला तो ये युवाओं का खून खौल उठा। और ये देखिए, ये वही युवा हैं, इनको आपने बिंदास बोल में भी देखा था, इनको हमने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया था। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने इनको बुलाया था। हम हर उस राष्ट्रवादी का सम्मान करते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहता है और सनातनियों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है। और इन युवाओं ने भी वही किया जो इनको लगा कि सही है। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इन्होंने वो किया जो हर सनातनी के मन की इच्छा है। इन आक्रांताओं के नाम पर सड़क नहीं होनी चाहिए, ये हम बार बार, हजार बार कह चुके हैं और इन्होंने वो काम करके दिखाया है। कालिक पोती है और फिर वो काम किया है जिससे आज हमारे पूर्वज जो हैं वो खुश होंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आज भी युवा हमारे जो हैं वो सनातन में विश्वास रखते हैं और उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं केवल पुलिस चौकियों का निर्माण हो रहा है, इसके पीछे क्या है, इन्हें बनाने के लिए किन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सुनेंगे तो आप समझेंगे खबर को अच्छे से। उन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल उपद्रवियों ने पथराव के दौरान किया था। इन ईंटों को पुलिस प्रशासन द्वारा नगर पालिका से जब्त किया गया है, जिसके बाद इन्हें पुलिस चौकी के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों चौकियां संभल के दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा में बनाई जा रही हैं। बीते वर्ष 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। मस्जिद दोबारा सर्वे पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया था, फायरिंग की थी और आगजनी कर डाली थी। फायरिंग की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बलपूर्वक उपद्रवियों को खदेड़ने के बाद ईंटों और रोड़ों को जब्त कर लिया था। उन ईंटों का इस्तेमाल पुलिस चौकी के निर्माण में किया जाएगा, ये बात सामने आई और आप ये देख भी रहे हैं। संभाल में देखिए अब संभल में बनेंगी 38 पुलिस चौकियां और आउटपोस्ट। मैं कहूंगा ये हम स्क्रीन से ये हम शॉट्स हटाएंगे, एक बार शॉट्स हटाते हैं, फिर मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में लेकर चलूंगा और अब आपको फिर दिखाएंगे बड़ी स्क्रीन पर कि भाई क्या है पूरा मामला ग्राफिक्स के माध्यम से। ये लीजिए संभल के जो ग्राफिक्स हैं बड़ी स्क्रीन पर मैं कहूंगा आते हैं, यहां पर नहीं दिखाएंगे, अब बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और आपको ये स्क्रीन में अब सारी खबर को विस्तार से समझाने का हम प्रयास करेंगे। फिर से देखिए, हिंसा के बाद 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जब्त किए गए थे। पथराव की ईंटें अब कानून की दीवारें बनेंगी। नगर पालिका ने ईंट पत्थर पुलिस को सौंपे, ठीक किया, और पुलिस को पता था क्या करना है, वहां पर सुरक्षा की जरूरत थी और सुरक्षा के लिहाज से अब इन्हीं ईंटों से पुलिस चौकियों का निर्माण होगा। पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पुलिस चौकियों के निर्माण की है। अब दीपा सराय और हिंदू खेड़ा में सबसे ज्यादा हिंसा थी, वायलेंस जो थी यहां पर हुई थी, इन इलाकों में ये हिंसा हुई थी। और फिर से आपको दिखा रहे हैं दीपा सराय और हिंदूपुर खेड़ा में निर्माण कार्य जारी है। निर्माण शुरू हो गया, जहां पर हिंसा ज्यादा हुई वहीं पर निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहा है, वो जारी है। तो ये आपको बताएं, पथराव की ईंटें अब कानून की दीवारें बनेंगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम जल्द पूरा होगा। काम जो है वो तेजी से होने वाला है और तेजी से इसलिए होने वाला है क्योंकि भाई एक मैसेज भी तो जाना चाहिए, एक संदेश भी तो जाना चाहिए। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। देखिए मैं तो कहता हूं जहां जहां पे ऐसा लगता है कि खतरा ज्यादा है वहां पर पुलिस चौकियां बननी चाहिए और उसी की तर्ज पर यह काम हो रहा है। तो संभल में बनेंगी 38 चौकियां और आउटपोस्ट। ये 38 चौकियां और आउटपोस्ट वहां पर ऐसी जगहों पर हैं जहां पर हिंसा जो हुई थी
उसी को उससे निपटने के लिए। चलिए, हमने आपको ग्राफिक्स भी बताए, विस्तार से समझाया। उपद्रवियों ने यहां जमकर पथराव, फायरिंग और आगजनी की थी। इसमें 4 लोगों की हिंसा में मौत हो गई थी, जबकि एक मजिस्ट्रेट, आप देखिए, और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के बाद नगर पालिका की सफाई में पुलिस पर फेंके गए 6 ट्रॉली ईंट पत्थर मिले थे, जिन्हें नगर पालिका ने उठवाकर रख लिया था। और अब ये एक्शन है, जिन ईंटों से हुआ पथराव उन्हीं से होगा निर्माण। हिंसा प्रभावित और हिंसा की आशंका वाले इलाकों में पुलिस प्रशासन पुलिस चौकियों और आउटपोस्ट बना रही है, जिनमें एक सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। वहीं हिंदूपुर खेड़ा और दीपासराय में पुलिस 2 और पुलिस चौकियां बनवा रही है, जहां काम शुरू हो गया है। इन इलाकों में पुलिस पर चलाए गए ईंट पत्थरों को ही पुलिस चौकियों में लगवाया जा रहा है। नगर पालिका इन ईंट पत्थरों को ट्रॉली से भरकर दीपसराय और हिंदूपुर खेड़ा में भेज चुकी है। एक्शन जारी है और पुलिस चौकियां बनेंगी। एक संदेश जाएगा, दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा ईंट पत्थर मारने की। और ये तो इन्होंने सहयोग ही कर दिया पुलिस थाना बनाने में, और ज्यादा ईंटें इनको मिल गई हैं, अच्छे से बनेंगे अब थाने। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाई। अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। उपद्रवियों द्वारा फेंकी गई ईंटों का उपयोग किया जाना सही है क्या, ये हमारा प्रश्न था। तो 90% लोग कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ खराब नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जो ना असहमत हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे होली की, और रमजान के तीसरे शुक्रवार को आने वाली होली की, जिसके लिए योगी सरकार ने अलग से निर्देश जारी किए हैं। ऐसा निर्देश जिसे सुनकर, जानकर आपको योगी के प्रदेश में होने पर गर्व की अनुभूति होगी अगर आप यहां रहते हैं। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदुस्तान में होली मना रहे हैं। दरअसल ये निर्देश संभल प्रशासन ने दिया है। संभल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मुस्लिम समाज को शांति बनाए रखने के लिए खास निर्देश दिया है। 14 मार्च रमजान का महीना, शुक्रवार का दिन और हिंदुओं की रंगों वाली होली, तीनों के एक साथ आने के सहयोग ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। और अपनी चिंता दूर करने के लिए संभल के सीओ ने जो बात कही उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। संभल सीओ के निर्देश में कहा गया है कि जिन नमाजियों को होली के रंगों से परहेज है वो होली के दिन अपने घरों में ही रहें, वही नमाज अदा करें। और यदि वो बाहर आते हैं और रंगों से उनका वास्ता पड़ता है तो वो अपना दिल इतना बड़ा रखें कि उन्हें शिकायत ना हो। होली के दिन रंग डालने जैसी किसी भी शिकायतों को नहीं सुना जाएगा, ये कहा जा रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने आगे कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, इसलिए जुम्मे के दिन होली से परहेज रखने वाले अपने घरों में नमाज पढ़ें। आज से पहले जब भी ऐसी नौबत आती थी तो होली खेलने पर ही पाबंदी लगा दी जाती थी। पश्चिम बंगाल में तो आज भी ऐसी खबरें सामने आती ही रहती हैं। दुर्गा पूजा में माता के विसर्जन के दिन दिन ताजिए के जुलूस के कारण ममता सरकार ने माता के विसर्जन को एक दिन पहले पूरा करने को फरमान वो जारी किया था और जबरदस्ती माता का विसर्जन करवा दिया था। इसी तरह की घटना झारखंड में भी देखने को मिली थी। बिहार में आरजेडी सरकार के कार्यकाल में भी हिंदू त्योहारों के साथ पड़ने वाले मुस्लिम त्योहारों को तवज्जो दी जाती रही है। अभी भी तेलंगाना, झारखंड और कर्नाटक में रमजान के महीनों में सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को पहले छुट्टी देने का आदेश जारी कर दिया गया और शिवरात्रि की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। अब सवाल है कि योगी सरकार के इस आदेश का पालन क्या मुसलमान करेंगे? क्या होली के बीच जुम्मे की नमाज घरों में पढ़ने को राजी होंगे मुसलमान? जुम्मे की नमाज होली के रंगों के साथ पढ़ने में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के फरमान जारी होंगे क्या? ये हमारा प्रश्न है। ये सब सवाल भी अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस होली और रमजान की स्थिति पर संभल सीओ ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। हाँ, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह
पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, खबर भी हमने आपको बताई और पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। होली पर सीएम योगी का आदेश सही है, हाँ या ना में जवाब देना है तो उत्तर है 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये कहता है कि हाँ, होली पर सीएम योगी का आदेश सही है। 2% इस बात से सहमत नहीं है, बहुमत इस बात से सहमत है। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के देवभूमि द्वारका में इस्लामिक कट्टरता और मजहबी गुंडागर्दी का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। हिंदू परिवार द्वारा अपने ही मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाने और पटाखा जलाने, देखिए पटाखा जलाना, उत्सव मनाना जिहादी मानसिकता से भरे कुछ उन्मादियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने ना सिर्फ एक नाबालिग समेत पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया, बल्कि मंदिर और देवताओं का भी अपमान किया। क्या अब हिंदू अपने ही देश में अपने त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान नहीं मना सकते? क्या तब ये देखिए, कब तक ये इस्लामिक गुंडे हिंदू परंपराओं और संस्कृति को रौंदने की कोशिश करते रहेंगे? देखिए, खंबलिया स्थित श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में 2 मार्च की रात को हिंदू परिवार पर 4 कट्टरपंथी मुसलमानों ने, जिनमें मकसूद, तौसीफ, मोइन और फुलकंद ने सुनियोजित हमला कर दिया। इन उपद्रवियों ने रमजान का बहाना बनाकर मंदिर परिसर में पटाखे जलाने पर आपत्ति जताई और जब हिंदू परिवार ने इसका प्रतिकार किया तो उन्होंने लाठी डंडों और बेसबॉल बैट से हमला बोल दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि सुनियोजित हिंदू दमन और आस्था को कुचलने की साजिश है। क्या रमजान का बहाना लेकर हिंदुओं को उनके ही मंदिर में पूजा और उत्सव मनाने से रोका जाएगा? ये मानसिकता वही है जो कभी काशी में ज्ञानवापी पर सवाल उठाती है, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को विवादित बताती है और अब मंदिरों में हिंदुओं को धमकाती है। इस बर्बर हमले में विपुल ठक्कर नामक व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया गया। सोचिए, हाथ तोड़ दिया गया, जबकि उनके नाबालिग भतीजे को भी बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों ने मंदिर में घुसकर खुलेआम गाली गलौज की और भगवान के खिलाफ अपशब्द कहे। इन जिहादियों ने उन्होंने मंदिर को बंद कराने और पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी भी दी। ये हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और उसकी सहिष्णु परंपराओं पर किया गया सीधा हमला है। कब तक सहेंगे हिंदू? क्या तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुओं को गुलाम बना देगी? ये घटना इस्लामिक कट्टरता और हिंदू विरोधी मानसिकता का खुला प्रमाण है। जहां बहुसंख्यक समाज को उनके ही देश में प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब जिहादी सोच ने हिंदू आस्था को आघात पहुंचाने की कोशिश की हो। कभी रामनवमी के जुलूस पर हमले होते हैं, कभी मंदिरों को अपवित्र करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं और अब सीधे हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर हमले किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू समाज कब तक अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन यानी सेकंड क्लास नागरिक की तरह व्यवहार सहता रहेगा? कब तक हिंदू मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों को निशाना बनाया जाता रहेगा? कब तक तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू आस्था को रौंदती रहेगी? आखिर कब तक प्रशासन इन हमलावरों पर ढील देता रहेगा? अब समय आ गया है कि हिंदू समाज इस मजहबी कट्टरता के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो और इस्लामिक जिहादी मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंके। प्रशासन को इस मामले में कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। इन हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मजहबी गुंडा हिंदू आस्था पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। ये खबर महत्वपूर्ण थी, इसको हमने विस्तार से आपको समझाया। चलिए इसको हटाते हैं और इस खबर पर पोल और ग्राफिक्स जो तमाम चीज़ें थी वो भी हम आपको बताते हैं। ये खबर ये है कि, और पोल पर हमने आप सब प्रश्न जो पूछा ये है कि इस्लामिक कट्टर जो है वो घिनौना चेहरा है, यही है क्या उसका घिनौना चेहरा?
हाँ या ना में जवाब देना था। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये आज की सबसे बड़ी खबर में से एक है। या सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बात हम करेंगे जैदपुर की। लापता हिंदू नाबालिग बरामद हुई है। नाबालिग बच्ची को बरामद कर लिया गया है और ये खबर चलने के 24 घंटे के अंदर एक्शन हुआ है। अब ये एक्शन जो आपने देखा ये कैसे हुआ है कि भाई हमने इसका जो जागो कार्यक्रम हमारा है रात को रोजाना जो 8 बजे जिसका प्रसारण हम करते हैं, तो उस दौरान हमने ये मुद्दे को उठाया था और उसके बाद प्रशासन पूरा हरकत में आया और फिर जो बच्ची है वो मिल गई है। जिहादी ने किया था नाबालिग का अपहरण और नाबालिग के परिजनों ने सुदर्शन न्यूज का आभार जताया है। सुदर्शन न्यूज ने दिलाया हिंदू परिजनों को न्याय और हिंदुओं की सुरक्षा का वादा। रोज होगी पेट्रोलिंग। सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है। चलिए मैं खबर आपको बताऊं, इससे अच्छा आप प्रतिक्रिया भी सुनिए, क्या प्रतिक्रिया आई है इस मामले पर। न्यूज में जैसे ही खबर दिए हमारी बच्चियां खो गई थी। हम 2 महीने से निराश और परेशान थे, लेकिन हमारे से को न पुलिस प्रशासन सुन रही थी या न कोई मदद मिल रही थी। जैसे हमने सुदर्शन न्यूज में ये खबर दिए तो सुदर्शन न्यूज से सूरज जी आए और उन्होंने इसको संज्ञान में लेके और सारा कुछ वीडियो बना के जब डाले और जब चलाए तो पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद की और हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारी बच्चियाँ भी आ गई। इसके लिए सूरज जी को भी धन्यवाद और सुदर्शन न्यूज को भी धन्यवाद। तो हम सोचते होंगे कि भाई सुदर्शन न्यूज जो मुहिम कर रहा है, जो आंदोलन में लगा हुआ है, सनातन की सेवा का प्रयास कर रहा है, उससे क्या मिलता होगा? कोई धन तो अर्जित होता नहीं। कोई टीआरपी की झूठी रेस में तो हम उस तर्ज पर लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें ये प्रेम जो मिलता है, माता पिता ऐसे माता पिताओं का आशीर्वाद जब मिलता है, जब हम उनके हक की लड़ाई उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और हमारे संवाददाता ऑन ग्राउंड वो खबर आप तक लेकर आते हैं जो बाकी चैनल दिखाने से डरते हैं, उनकी रूह कांपती है। लेकिन अच्छा लगता है जब खबर का असर होता है और कोई बच्ची अपने माँ बाप से मिलती है। न्यूज़ की हर खबर का असर होता है और हम जब भी आवाज़ उठाते हैं तो भाई हर कोई सुनता है, चाहे मामला लव जिहाद का हो, चाहे गौ माता का मामला हो, हर मामले में हम प्रमुखता से खबर आपके लिए दिखाते हैं। अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामला है लेकिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है, भारत से जुड़ा तो है ही है। देखिए, लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया। गाड़ी के सामने आ गए, उनकी कार को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की, तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा फाड़ने का प्रयास किया, भारतीय झंडे को फाड़ने की कोशिश की। भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई इस बड़ी लापरवाही की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का पालन करेगी। देखिए, ये साफ साफ संदेश है ब्रिटेन को कि भाई हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप कूटनीतिक दायित्वों का पालन करेंगे। दरअसल ये घटना तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वहां से निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और उसने तिरंगे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़कर वहां से हटा दिया। बता दें कि पिछले कुछ सालों में कनाडा, ब्रिटेन जैसे मुल्कों में खालिस्तान समर्थक कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। इस वजह से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। खालिस्तानी समर्थक आए दिन यहाँ कुछ न कुछ भारत विरोधी गतिविधि करते रहते हैं। ब्रिटेन में खालिस्तानियों यानी खालिस्तान समर्थकों का ये प्रदर्शन कोई पहला नहीं है। साल 2023 में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडियन एम्बेसी में घुसकर उत्पात मचाया था, इस पर लगे तिरंगे का अपमान किया था। वो अलग बात है, उसके बाद हमने जवाब में उससे बड़ा तिरंगा वहां पर लहराया था। उसने तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। एम्बेसी के बाहर भारत विरोधी नारे तब भी लगाए गए थे।
ब्रिटेन में जिस वक्त से ये सब हुआ उस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के तब प्रधानमंत्री थे। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उपद्रव किया था। ये सब कुछ भारत चुपचाप झेल रहा है, सह रहा है, लेकिन एक कड़ा संदेश तो जा ही चुका है कि भाई अब ज़्यादा अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस घटना के बाद कोई ना कोई असर अवश्य होगा और उसकी खबर भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, जहां पर जयशंकर का रास्ता रोकना किस कदर जो है वो भारी पड़ सकता है। अब कूटनीतिक स्तर पर तो इसकी बातचीत शुरू हो ही चुकी है। अब जयशंकर से जुड़ी हुई यानी एमईए से जुड़ी हुई एक और खबर के बारे में आपको बताएं। देखिए, पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, वो आज भी कश्मीर का राग अलाप कर दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के कड़े रुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक चेतावनी ने पाकिस्तान के इस झूठे एजेंडे की पोल खोल दी है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि कश्मीर का समाधान भारत ने अपने तरीके से कर लिया है। 370 का खात्मा पहला कदम था, विकास और सामाजिक न्याय दूसरा, और अब चुनाव कराना तीसरा। अब बस जो है पीओके की बारी है, जिसे वापस लेकर भारत इस मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान कर देगा। यही नहीं, लंदन में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा मचाए गए उत्पात पर भी भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनकी कार को घेरने और तिरंगे का अपमान करने की कोशिश जो की गई थी, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और उसके पाले हुए अलगाववादी चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, भारत अपने संकल्प से पीछे हटने वाला नहीं है। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कश्मीर और पीओके पर दिए गए एक बयान ने पाकिस्तान के उस एजेंडे को आईना दिखा दिया है, जिसके सहारे पाकिस्तान विश्व में भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। एस जयशंकर ने ये कहा है कि भारत ने कश्मीर के अधिकांश मुद्दों का हल निकाल लिया है, जिसके तहत अनुच्छेद 370 खत्म करना पहला कदम था, कश्मीर में विकास और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था और राज्य में चुनाव कराना तीसरा कदम। वही अब मामला सिर्फ पीओके का बचा है। उसे वापस लेने के बाद कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री ने अपने चित्त परिचित अंदाज में यह जवाब देते हुए हसन निसार नामक उस पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी, जिसने ये पूछते हुए एस जयशंकर को घेरने की कोशिश की थी कि क्या मोदी ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर कश्मीर के मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। जिसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी पत्रकार के साथ साथ कश्मीर पर पूरे पाकिस्तानी एजेंडे को आईना दिखा दिया। ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान पीओके के साथ साथ चीन पर भी बात की। For us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर जब लंदन के चैथम हाउस इस कार्यक्रम में जा रहे थे, तो इस दौरान वहां खालिस्तानियों ने भयंकर उत्पात मचाया। एस जयशंकर के पहुंचने से पहले खालिस्तानियों ने पहले ही पूरी तरह से उस जगह को घेर लिया था और जब विदेश मंत्री अपनी कार से उतरे तो खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनके कार पर हमला करने की कोशिश की गई और उनके सामने एक शख्स ने तिरंगे को फाड़ दिया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा भंग होने की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी। दूर देशों में बैठकर भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाले चाहे खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि
जिस कश्मीर का भारत विरोधी राग पाकिस्तानी विश्व में अलापते फिरते हैं, उसका समाधान भारत एक झटके में कभी भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, हमने आपको खबर दिखाई और खबर में हमने जो प्रश्न पूछा आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, क्या अपने गिरेबान में झांकेगा पाकिस्तान, हाँ या ना में जवाब देना था। हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर, तो क्या उत्तर आया वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये लीजिए, क्या अपने गिरेबान में झांकेगा पाकिस्तान। नहीं बोलने वाले 85% हैं, हाँ बोलने वाले 15% हैं। और जानते हैं एक बदमाश देश है पाकिस्तान, वो जानता है वो गलत कर रहा है, इसलिए अपने गिरबान में झांकने वाला नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, बात करेंगे कर्नाटक की। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देकर संवैधानिक तौर पर अपना मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण की राजनीति को जाहिर करने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखाया है। इस बार कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को 4% अतिरिक्त आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। अपनी इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन करने की योजना पर काम कर रही है। सिद्धरमैया सरकार इसी विधानसभा सत्र के दौरान इस आरक्षण को लागू करना चाहती है। बताया जा रहा है कि कानून एवं विधायी मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने इसे मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त विभाग ने भी इसके लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट की माने तो अगर ये लागू हो जाता है तो कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण की सीमा बढ़कर 47% तक हो जाएगी। अब देखिए, राज्य में पहले से SC ST के लिए 24%, OBC के लिए यानी OBC 1 को 4%, OBC 2A वर्ग को 15% आरक्षण पहले से लागू है। अब प्रस्तावित मुस्लिम आरक्षण श्रेणी 2B के तहत आ जाएगा। तुष्टीकरण का आलम तो ये भी है कि मुस्लिमों के लिए ठेके की सीमा को भी बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। अब सीएम सिद्धरमैया मुस्लिम तुष्टीकरण में कुछ इस तरह से खो गए हैं कि वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को वे अपने पहले कार्यकाल 2013 से 18 के दौरान भी लाए थे, लेकिन उस वक्त उनकी ये योजना सफल नहीं हो सकी थी। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने जो है कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की नज़र में केवल मुस्लिम समुदाय ही अल्पसंख्यक है, बाकी को वो अल्पसंख्यक नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देकर सरकार पहले ही संविधान का सीधा उल्लंघन कर रही है। देखिए, भाजपा नेता ने आरक्षण देने की घटना को उच्चतम सीमा का तुष्टीकरण करार दे दिया है। लेकिन क्या ऐसे ही आप आरक्षण देते जाएंगे मुसलमानों को और ये तुष्टीकरण की राजनीति खुद करेंगे, फिर कल को भाजपा पर आप तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाएंगे? ऐसा करेंगे तो कब तक बचेंगे? इसलिए हमने आपसे जनमत कार्यक्रम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे जो प्रश्न पूछना था ट्विटर पर, वो पूछा। हमारा प्रश्न था, कर्नाटक सरकार का मुस्लिम प्रेम हुआ उजागर, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। तो क्या आपने हमें प्रतिक्रिया दी वो आपको बता दें कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये लीजिए, कर्नाटक सरकार का मुस्लिम प्रेम हुआ उजागर। 96% लोगों ने कहा हाँ, 4% केवल ऐसे हैं जिन्होंने ना कहा है। अब बात करेंगे अगले मुद्दे की, नालंदा हत्याकांड की बात करेंगे। नालंदा में एक महिला की लाश मिली है, इसके साथ बर्बरता की गई है। इसका प्रमाण तस्वीर में आपको हम कुछ ही पलों में दिखाएंगे। अब बड़ी स्क्रीन पर चलिए, हम आपको चल के बताते हैं, उस पूरे मामले को समझाने का प्रयास करते हैं। नालंदा हत्याकांड की कहानी क्या है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं ताकि विस्तार से आपको समझा पाऊं, स्क्रीन से बस पास रहकर। नालंदा हत्याकांड की कहानी में नालंदा में अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मचा है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास है इसमें, ग्राफिक्स के माध्यम से। और अगले प्लेट पे महिला के तलवों में ठोकी गई 9 कीलें, सोचिए तलवों पर 9 कीलें ठोकी, शरीर पर कई जख्म थे। 9 कीलें ठोकी जाएंगी तो किस कदर ये घिनौना हत्याकांड होगा। अब आगे क्या ये भी आपको बता दें, हाथ में सलाइन चढ़ाने का ड्रिप लगा था और कोहनी पर पट्टी, ये हाल था इस हत्याकांड का। इस दौरान वो कीलें ठोकी गई थी और हत्या के बाद शव हाईवे किनारे फेंकने की आशंका है। इस लेवल का हत्याकांड जो है वहां पर किया गया था। और सोचिए, मौत के बाद अंधविश्वास के कारण कीलें
ठोकने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। देखिए, अब इस मुद्दे में आपको बताएं, घटनास्थल पर खून के धब्बे तक नहीं मिले हैं। इस तरीके से कीलों को ठोका गया है। या मारने का जो तरीका आपको बता दें, कि बेरहमी करने का तरीका आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने का यहाँ पर शक जताया है। ये यहाँ पर चक्कर है। और क्या है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। नालंदा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा संभव है। ये भी बात सामने आ रही है कि कैसे हुआ थी मौत, और सड़क से लेकर विधानसभा तक ये गूंजा है पूरा का पूरा मामला। चलिए, ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। तो बहादुरपुर गांव के पास NN 30A किनारे इस शव को देख लोग हैरान रह गए और आशंका है कि किसी ने निर्ममता पूर्वक जो है महिला की हत्या कर शव को यहां पर फेंक दिया था, यहां लाकर फेंक दिया था। गुरुवार को इस मामले की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस मामले को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल आपको बताएं, चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि बुधवार को नालंदा के हरनौत प्रखंड अंतर्गत सरथा पंचायत के बहादुरपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 30A के किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया। महिला की उम्र करीब 26 वर्ष प्रतीत हो रही है और उसकी लाश नाइटी में थी। दाहिने हथेली पर ड्रिप लगा था और जिससे ये पता चलता है कि महिला को स्लाइन चढ़ाया जा रहा था। अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि महिला को किस अस्पताल में एडमिट किया गया था। कीलें ठोकने के बावजूद खून नहीं निकला। लोगों का कहना है कि महिला के दाहिने हाथ पर कोहनी से ऊपर पट्टी लगी है, जिससे ब्लड चढ़ाए जाने की आशंका है। हालांकि महिला प्रेग्नेंट होने की भी आशंका है, लेकिन इस संबंध में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन मुख्य तौर पर आजकल लोगों को क्या हो चुका है, हमारा ये प्रश्न है, और कैसे वो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं, कैसे वो किसी के मरने के बाद भी उसकी जो है कीलें ठोकते हैं, और ऐसी सोच से आज भी वो जिंदा है, चल रहे हैं। क्या होगा ऐसे समाज का? ऐसी खबरें हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन बताना हमारी मजबूरी है ताकि आप समझें कि कैसे समाज में आप इस वक्त रह रहे हैं। चलिए, आज आज्ञा दीजिए, समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।